नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, मनोरंजन भारती सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हमारी है कि जो बीजेपी का जो गठबंधन है, जो कुनबा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आज उसमें एक नए मेहमान की एंट्री हुई एमएनएस की। हालांकि बिहार में जो उनका गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वहाँ थोड़ी सी खटपिट चल रही है। हालांकि विनोद तावड़े का एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ पे हम उनको एक लोकसभा और एक एमएलसी का सीट देंगे। वो बातचीत चल रही है। तमिलनाडु से बेहतर खबर है, वहाँ पे प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे पीएम की जो विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीती थी वो उनके साथ जुड़ चुकी है। लेकिन कर्नाटक में चले जाए तो वहाँ उनके लिए थोड़ी सी मतलब नेगेटिव खबर है। नेगेटिव खबर 2 मायनों में है। एक तो जेडीएस 3 सीट चाहती है, जो बीजेपी उनको 2 सीट देना चाहती है। दूसरा, बीजेपी के खुद के नेता जो सदानंद गौड़ा हैं और ईश्वरप्पा, वो दोनों नाराज हैं और वो कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी उसमें क्लियरिटी नहीं है। सुमित सर, पहला सवाल आपसे शुरू कर रहे हैं कि बीजेपी का जो कुनबा है वो अब लगातार बढ़ रहा है, जैसे हमने पहले भी बात किया। ये 400 सीटों की कवायद के लिए ही सब किया जा रहा है। आप एमएनएस से कर रहे हैं। एमएनएस की जो छवि बनी थी, जो उत्तर भाषियों के लिए वो जिस तरीके से पिटाई करते थे, उनके खिलाफ बयान देते थे, और बीजेपी उस समय उनका प्रोटेस्ट करती थी कि हम इस पर बिलीव नहीं करते, इन विचारधारा की, इन बातों में। अब उसके साथ जुड़ना, वो भी एक सीट जो बात की जाएगी साउथ बॉम्बे की सीट उनको दी जाएगी। क्या आपको लगता है एक सीट के लिए ऐसी पार्टी के साथ जाना, और या उद्धव को डेंट सिर्फ करने के लिए आप एमएनएस के साथ जा रहे हैं? स्पेसिफिकली आपका सवाल महाराष्ट्र को लेकर, राज ठाकरे को। लेट्स टॉक, क्योंकि है ना, आपने बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता खोल दिया है, क्योंकि आपने कई सारे स्टेट की बात करी। तो लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र। तो पहली बात तो धन्यवाद अश्विनी इस मौके के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह कि राज ठाकरे का बीजेपी के साथ आना, अमित शाह के साथ मुलाकात होना, और एक सीट की खबर जो आ रही है कि लोकसभा की एक सीट उनको मिल सकती है, मेरे ख्याल से ये लग सकता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है। क्यों बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, क्यों बीजेपी ये कर रही है? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे ये मानना है इस पर्टिकुलर राज ठाकरे के मामले में, पहली बात तो ये कि बीजेपी के पास सहयोगी तो बहुत है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे भी हैं, अजीत पवार भी हैं, पर ठाकरे नहीं हैं। उनको ठाकरे की ज़रूरत है। एक उद्धव ठाकरे के जाने के बाद, और ये बात हम सब जानते हैं कि ज़मीन पे आज भी जो शिवसेना पुरानी वाली है, जो अब शिवसेना यूबीटी कहलाती है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो मूल शिवसेना का रूप उसको नहीं मिला है चुनाव आयोग की बात, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो ऐसे में अभी भी बीजेपी और शिवसेना 2 ऐसी पार्टियां रही 90s के दौर में जो साथ साथ मिलकर लड़ती रही और उनका धमक रहा। तो एकनाथ शिंदे भले इनकी तरफ आ गए, मूल शिवसेना को मान लीजिए कि यहाँ लेकर आ गए 1 मिनट के लिए, पर अभी भी वो हमदर्दी, वो सिंपैथी को लेकर नहीं आए हैं जो ठाकरे के साथ जुड़ी हुई है, जो उद्धव ठाकरे के या आदित्य ठाकरे के कार्यक्रमों में दिखाई देती है आज भी मुंबई में, ठाणे में, मुंबई के आसपास। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एक ठाकरे की ज़रूरत थी, तो बीजेपी ने उस ठाकरे को भरने के लिए, उस ठाकरे के गैप को भरने के लिए ये कदम उठाया हो सकता है। और राज ठाकरे, जिनकी पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, एमएनएस, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काउंटिंग पे है आज की तारीख में। आंकड़े आपके पास होते हैं, आप दोनों आंकड़ों के महारथी हैं, पुण्येंदु और अश्विनी, आप बताइएगा कितना वोट परसेंटेज है। मैं ही बता देता हूँ। एमएनएस का विधानसभा का जो वोट शेयर रहा 19 में 2.3%, 14 में 3.2% और 9 में 5.7, यानी लगातार 10 सालों में कम हुआ है। 6 से घटकर 2 पे आ गया है। अगर लोकसभा के वोट शेयर की बात की जाए तो 9 में 4.1% था, 2014 में 1.5% था, और 19 में तो लड़े ही नहीं थे। तो ये स्थिति है राज ठाकरे की पार्टी की। ऐसे में अगर राज ठाकरे को अमित शाह मिल रहे हैं, एक सीट देने का वादा कर रहे हैं, एक सीट पर इतने वोट तो पड़ सकते हैं कि वो जो आखिरी आंकड़ा आपने 1.9 का दिखाया उससे ऊपर उनको वोट आ जाएगा। कल आने वाले भविष्य में राज ठाकरे के बेटे अमित भी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। जो फोटो खींची है अमित शाह के साथ, उसमें उनके बेटे भी साथ में खड़े हुए हैं। उनका नाम भी शायद अमित ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमित ठाकरे नाम है। तो उनको भी तो अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है, अपनी सत्ता सौंप के जानी है। आदित्य ठाकरे तैयार हो चुके हैं, उद्धव के बेटे, तो मेरा बेटा क्यों नहीं तैयार होगा? तो अमित ठाकरे बड़े स्ट्रेटेजिकली इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने ये एक सीट अगर जीत जाती है पार्टी, तो सोचिए ना कि एमएनएस का एक व्यक्ति दिल्ली में आ जाएगा, केंद्र में बैठेगा, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये सुपरफिशियल बातों के अलावा जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में, मैं हो सकता हूँ 100% गलत हूँ, और मैं ये कोई वो लकीर नहीं खींच रहा हूँ, मुझे ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो राज ठाकरे की शिवसेना क्यों नहीं हो सकती है।
मैं आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं जो कुछ नहीं कह के भी कहना चाह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि कल एमएनएस और एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे का अगर मर्जर होता है कल, मतलब मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद की बात कर रहा हूं, और वो जो असली शिवसेना है वो उसके मुखिया अगर राज ठाकरे हैं, उसके पैटर्न अगर राज ठाकरे हैं, चुनावी राजनीति में हो सकता है एकनाथ शिंदे ही सर पे सरवा रहे हैं, पर अगर उसके पैटर्न बन जाते हैं, उसके पितामह बन जाते हैं राज ठाकरे, तो क्या गलत है? तो ऐसे में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो शिवसेना राज ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, है ना? ये मैं हो सकता है बहुत लंबी लकीर खींच रहा हूँ, हो सकता है ऐसा बिल्कुल बात 100% गलत हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का छात्र होने के नाते इतना स्पेकुलेट हम कर सकते हैं क्यों राज ठाकरे को भी दिलचस्पी है बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में। और चौथी चीज, इसके बाद खत्म करता हूं मैं, कि आपने कहा कि एमएनएस तो उत्तर भारतीयों की आलोचना करती है, मारती है, पीटती है, मी मराठी की बात करती है। अपने ही चैनल पे 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस साहब का इंटरव्यू था, संजय पुगलिया जी कर रहे थे, देवेंद्र ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई मी मराठी की बात करना अच्छी बात है, हम भी मी मराठी की बात करते हैं, पर अब मी भारत की बात भी करते हैं। तो जो अगर मी भारत की बात करेगा और वो अपनी आइडियोलॉजी में अगर भारत को जोड़ लेगा, और भारत के अंदर तो मराठी हैं, तो क्या दिक्कत है? तो उन्होंने इशारा साफ कर दिया कि राज ठाकरे के साथ कोई बातचीत चल रही है और राज ठाकरे शायद अब इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे, जो उनकी मजबूरी की राजनीति थी, क्योंकि उनको अपना सर्वाइवल दिखाना था। अब दिल्ली के साथ अगर मिलना है तो आपको 370 पे भी चर्चा करनी होगी, आपको सीए पे भी चर्चा करनी होगी, आपको एनआरसी पे भी चर्चा करनी होगी, और आपको गरीबों की नौकरी के लिए भी बात करनी होगी, बेरोजगारी की बात भी करनी होगी। और अगर आप बेरोजगारों को जूते मार के भगाएंगे अपने इलाके से तो कैसे चुनाव कर पाएंगे? तो राज ठाकरे के रवैये में बदलाव हुआ। जब उद्धव ठाकरे बदल सकते हैं, कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, कांग्रेस की रैली मातोश्री के सामने से निकल सकती है, राहुल गांधी की कसीदे में आज सामना में छपा हुआ है कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो जब सब बदल रहे हैं तो राज ठाकरे क्यों नहीं बदल सकते? इवन जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी उस समय जो आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर देखा जाए तो गाने बज रहे थे, जब जिसके खिलाफ राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं, जो उद्धव, हालांकि शिवसेना उनको आइडियोलॉजिस्ट मानती है, वीर सावरकर के धुन बज रहे थे जब राहुल की यात्रा निकल रही थी। तो सुमित ने अच्छे से समझाया। केवल एक लाइन कहूंगा कि देखिए बीजेपी का क्या डेस्परेशन हो गया है, एक विधायक वाली पार्टी को एक सांसदी का सीट जो है वो दे रही है। तो इसके पीछे एक मकसद तो ये है कि शायद क्या अभी भी जो पुराने सर्वे जो अब हुए हैं महाराष्ट्र को लेकर के, उसको लेकर के तनाव में है बीजेपी, एनडीए गठबंधन वहां पे। एक तो ये बात है, मैं इसको कोर्स करेक्शन के तौर पे देखता हूँ। हाँ, कोर्स बीजेपी ने जो किया उसको लगता है उससे और बेहतर करने की जरूरत है, वो ठीक से नहीं हो पाया। हाँ, तो एक तो क्या ये दिक्कत है, क्या उनको अभी भी एनडीए को लगता है कि जो अघाड़ी का गठबंधन है वो अच्छी टक्कर देगा, खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां पर जो है खेल उतना बिगड़ा हुआ नहीं है, समझ गए? एक बात तो ये है। दूसरी, वहां पर अब सीटों को लेकर के भी एक सीट राज ठाकरे को देंगे तो वो आप शिंदे सेना की सीट देंगे, क्योंकि उनको क्लेम किया गया था। हालांकि मिलिंद देवरा उसी सीट के चक्कर में आए थे, उनको राज्यसभा दे दिया गया। तो चलिए ये एक स्टेट की बात होगी। दूसरा, बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार में भी आपने गठबंधन किया, कल भी हमने बात की थी कि आखिर नीतीश अरे रहे तो नीतीश को आपने 16 सीट दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने कारा काट दिया, सुपौल भी मांग रहे थे, एक और सीतामढ़ी भी, हाँ दोनों में से एक मांग रहे थे, तो वो सीट भी नहीं दी। और उसके बाद आपने मांझी जी को एक सीट दे दी है। इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है कि एक एमएलसी का भी सीट दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह आपने उनको अभी तक बचा के, अभी तक फिलहाल जो है फोटो ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हम खुश हैं, लेकिन वापस पटना जाएंगे तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पशुपति को आपने पारस को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसकी उपयोगिता आपके लिए खत्म हो गई। तो ये राजनीति में ऐसा होता है कि जब आप ही ने हवा भर के गुब्बारा बनाया और आप ही ने उसमें बाद में पिन मार दिया। आज वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, अपने भतीजे के साथ उन्होंने झगड़ा मोड़ लिया बीजेपी के लिए। उस वक्त नीतीश कुमार ने सह दी थी कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान पसंद नहीं थे। अभी चिराग को इस बार बीजेपी ने फिर से गुब्बारा दिया है, 5 सीट दे के फुलाया है चिराग को। चिराग युवा है, बहुत लंबा कैरियर है, वोट भी उनके पास है, जो पासवान वोट है उनके पिताजी की लिगेसी वाली वोट है। पारस को अब अपना रास्ता चुनना है, तो पारस क्या हाजीपुर लड़ेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा या अपनी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे।
आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगे, ये सब तय होना बाकी है। दूसरा जो है, लालू यादव मजे हुए खिलाड़ी हैं, भले ही मुंबई नहीं गए हैं रैली में, लेकिन घर में बैठ के उनका दिमाग अभी भी चल रहा है। तो क्या वो उपेंद्र कुशवाहा को 2-3 सीट ऑफर करेंगे? क्या अब वो मुकेश सहनी को भी लेकर आएंगे? मुकेश सहनी ने तो अपनी पार्टी मर्ज कर दी थी बीजेपी के साथ। तो कमजोर कड़ी तोड़ने की बात हो रही है, जो जहां से अब देखिए राजनीति में पार्टी मर्ज नहीं की तो उनके विधायक छोड़ के भाग गए। वो अभी भी अपनी वीआईपी नाम लेते हैं, वीआईपी पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन उसका सिंबल उबल मुझे दिखाई नहीं, खत्म हो गई पार्टी। वो अभी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना करते, उनके पत्ते भी खुले नहीं। हाँ, तो वो अपना क्या 1 सीट की पार्टी है, वो एक मला वोट है, पॉकेट्स में है, मला वोट है, इससे इनकार नहीं कर सकते। बेगूसराय में, हमारे ननिहाल वगैरह में मला बहुत बड़ी संख्या में। तो एक ये बात हो गई। और उसके बाद तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ से शुरुआत बीजेपी ने की थी ना, अब जो घूम फिर के ना चक्र वहीं पे आता जा रहा है। शुरुआत की थी नीतीश कुमार को पलटी मार के, नीतीश कुमार ने उसी का बदला लेते हुए बोला 16 की 16 दे दो, नहीं तो मैं तो उधर, तो बीजेपी ने दे दिया। लोग आप किसी से भी आप अपने वीडियो के कमेंट देख लीजिए, कोई 5 सीट से ज़्यादा जेडीयू को देने के लिए तैयार नहीं है। एकदम सीधा सा सिंपल सा वो है, भले कि उसमें बहुत बाइस लोग होते हैं, बहुत होते हैं, चलिए कुछ भी हो, लेकिन 10-20 कमेंट है तो आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करना पड़ता है कि क्या सच में जो है ओवर एस्टिमेट किया बीजेपी ने। तो एक बार फिर जो राजनीति घूम करके बिहार में आएगी। बिहार में क्या, यदि 39 सीट थे, समझ गए ना आप, तो वो एक बड़ा नंबर है उसको प्राप्त करना, और आप उतनी सीट लड़ नहीं रहे हैं। मुझे इत्मीनान इस बात का रहता है, यदि बीजेपी वहाँ 22 सीट लड़ जाती ना, 22 या 23 लड़ना चाहिए था, तो फिर वो रहता कि नंबर्स उसके आ जाएंगे। बीजेपी सारी की सारी सीटें जीतेगी, 17 जीतेगी, इसमें कोई कुछ कैंडिडेट आपको बदलने होंगे, उनका नंबर होगा। ये नंबर कितना घटेगा ये कहना मुश्किल है, तो वो नंबर घटेगा तो वो नुकसान होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और पासवान चिराग को 5, ये बीजेपी का बड़प्पन नहीं दिखाता है क्या कि जब आप इतनी हवा की बात करते हैं उसके बावजूद भी अपने अलाइज को, जो सो कॉल्ड छोटे अलाइज हैं उनके मुकाबले तुलनात्मक तौर पर, तब भी इतनी अधिक सीटें उनको दे दी? देखिए आपने यदि इसी को मैं महाराष्ट्र से देखो, विधायक उतने ही हैं। एक मिनट, नहीं, इसी को मैं देखता हूँ, शिंदे सेना के विधायक उतने ही है जितने विधायक नीतीश के हैं। 44 विधायक है ना नीतीश को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, शिंदे को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। विधायक तो 42 जो है वो अजीत पवार के पास भी है, लेकिन सीट आप 4 से 5 दे रहे हो। वहां पे आपने मुट्ठी में पकड़ लिया, क्योंकि वहां पे आपका काम कर गया कि नहीं, आप विधानसभा में आप लोग को दूंगा, लोकसभा मुझे लड़ना। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलने दिया, क्योंकि यहाँ बड़े मजे हुए लोग हैं। नीतीश कुमार बार्गेनिंग जानते हैं। अब नीतीश कुमार ने क्या चिराग के 5 सीट के बदले भी बार्गेन की है? क्योंकि हम सबको मालूम है नीतीश कुमार चिराग को देखना पसंद नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि आज जो उनकी दुर्गति हुई है वो चिराग की वजह से हुई है। क्या बीजेपी चिराग को अपने साथ रखना ही चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो है इस दलित वोट में ध्रुवीकरण हो? तो क्या वो भी एक मजबूरी थी? तो इसको देखते हुए अंदर खाने क्या बात हुई, ये एक इसको पता करने वाली बात है। क्यों बीजेपी 16 सीट जो है जेडीयू को देने के लिए मान गई है? सर आप देखिए, एक जो सुमित सर ने कहा उस बात से मैं ये नहीं मानता बीजेपी का बड़प्पन, क्योंकि आप आंध्र प्रदेश जाइए, वहां आपके पास 0 सांसद थे, लेकिन आपने जिर तड़ के आप विधानसभा में कम सीट लड़ना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा में आप 6 सीट लड़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि 370 का टारगेट या 400। कर्नाटक में भी यही हाल है, जेडीएस को आप 2-3 नहीं देना चाहते हैं, जबकि देवगौड़ा साहब के दामाद को आप बीजेपी की टिकट से लड़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी सीटें नहीं दे रही, जबकि वो पारंपरिक सीटें हैं उनकी। आपसे विजित सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सुमित सर ने कहा कि जो बड़प्पन दिखाता है, कुछ राज्यों में बड़प्पन है, कुछ राज्यों में कंजूसी है, ये बड़ी पार्टियों का, आप कल भी बात किए थे कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को खा जाती हैं, क्या ये भी इस हकीकत है, या 370 या 400 पाने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी? और क्या नहीं, आपको लगता नहीं बीजेपी को बड़ा दिल दिखाते हुए पारस को भी 1 सीट देना चाहिए था? ये तो बीजेपी जाने, क्योंकि उसको अपना फायदा और नुकसान देखना है। जब उसको फायदा लगा कि नीतीश कुमार को अपने साथ बना के रखना है, उनकी आहत भावनाओं का सम्मान करना है, तो पारस इस लायक नहीं थे कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाए और पूरी पार्टी उनको सुपुर्द करा दे इनडायरेक्टली, लेकिन सब कुछ हो गया। और देखिए, बीजेपी जो ये सारी कवायद कर रही है, इसमें हम
ध्वनियाँ सुन रहे हैं। पहली ध्वनि क्या सुनाई पड़ रही है कि क्या अंदर कोई डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ न रह जाए, और दूसरी है कि क्या ये पूरी तरह से पुख्ता कर लेना है कि हर हाल में हमें 400 पार चाहिए। अब उसके लिए कुछ भी करना है, किसी को जोड़ना है, किसी को घटाना है, जिसके साथ बहुत नाराज़गी रही उसके साथ हाथ मिला लेना है, जिसके साथ बहुत दोस्ती रही उसको बाहर कर देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो पल्स पोलियो का एक नारा है ना कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए बीजेपी एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो बच्चा राज ठाकरे ही क्यों ना हो। नहीं, आप दो लड़कियों को भूल गए हैं, आप सीता सोरेन को और मधु कोरा को। जब बच्चा बोलते हो तो उसमें सभी आ जाते हैं। आज वो भी चली गई, सोरेन तो भी चली गई। दूसरी बात कि आपने कहा कि क्या गीता कोड़ा, हाँ गीता मधु कोड़ा की पत्नी, हाँ दूसरी बात आपने दोनों बीजेपी के हाँ दूसरी बात कि आपने कहा कि वो उत्तर भारतीय वोट जो चर्चा हो रही थी, हाँ तो देखिए बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी की छवि इस समय रामायण के, अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो रामायण के बाली की तरह हो गई है कि वो आगे अगले की भी आदि शक्ति आ जाती है। वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, मैं कोई मतलब ऐसे ही प्रतीकों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल उठ रहा है और सुमित जी ने बता भी दिया कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों को आहत करे, वो बड़े फलक पर हिंदुत्व की बात करेंगे। ये चीज़ें, ये सवाल आज एनडीटीवी ने ही पूछा वहाँ पे लोगों से, उत्तर भारतीयों से, तो सबने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। लात खाकर मार खाकर वो पुरानी चीज़ों को भूल करके सब लोगों को लगता है कि नहीं हमें मोदी जी को बना के रखना है। जब इस तरह की भावना दिमाग में हो तो पार्टी वाले किसी को भी जोड़ लेते हैं। ये एक तरफा नहीं है, मैं उसी महाराष्ट्र में फिर कहता हूँ, क्योंकि अब ऐसा लगता है जैसे कि हम किधर देखें, किसकी राजनीति की तरफ देखें। दोनों तरफ की राजनीति एक ही तरह की है। बीजेपी को हम मानते हैं, हम क्या मतलब कि बीजेपी के बारे में परसेप्शन है वो कम्युनल राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है वहाँ? राहुल गांधी का बाल ठाकरे की समाधि पर जाना, आप गठबंधन धर्म की मजबूरी कह सकते हैं उसको, आप कहिए, लेकिन लोगों के बीच आप कौन सा सेकुलरिज्म का चेहरा लेकर जाएंगे? उन्होंने जीवन में एक कभी ऐसी बात कही हो जिसमें कि उन्होंने कहा हो कि पूरा देश एक है, सर्वधर्म समावेशी है? अगर कोई एक उनका बयान निकाल दे, आपकी मजबूरी होगी इसलिए आप गए, आप नहीं जा सकते थे, आप समझा सकते थे राजनीति। जैसे वीपी सिंह ने कभी बीजेपी के साथ मंच साझा नहीं किया था 1989 के चुनाव में, बाबा कभी मंच नहीं साझा किया, एक भी न बीजेपी का झंडा लगा कि हमको आपके साथ मंच पे नहीं जाना है। तो ये चीज दिख रही है। तो अब क्या है इसमें कि बीजेपी अब इन सब चीजों से ऊपर हो गई है। धर्म अधर्म, धर्मनिरपेक्षता या धार्मिक कट्टरता या हिंदू मुसलमान, या किसको समीकरण में जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है। तो इसीलिए दूसरी बात कि बिहार की बात बाबा ने की, बस उसको ही बोलूं कि बिहार की ही बात की, तो बिहार में बीजेपी ने, सुमित जी ने कहा कि बड़प्पन दिखाया, क्या सवाल था, वो बड़प्पन दिखाते हुए दिख तो रही है लेकिन वो कर वही रही है जो उसे करना है। उसने जिस चिराग पासवान को नीतीश कुमार देखना नहीं पसंद करते हैं, उस चिराग पासवान को 5 सीटें दे करके और नीतीश के रहते हुए दे करके नीतीश की भी हैसियत की सीमा रेखा बीजेपी ने तय कर दी है कि आप, एक तो पहली बात कि ठीक है आपको 17 में, पिछली बार 17 मिला था, आज 16 हो गए, आप लगातार हमसे बड़ी पार्टी थे, बराबर हुए, इस बार पीछे हो गए। दूसरी बात कि हम आपके चहेते पारस को पैदल कर चुके हैं और जिस चिराग को आप नहीं देखते हैं वो चिराग बिल्कुल आपके समांतर वहाँ संगठन में तीसरे नंबर पर मजबूती के साथ बैठे हैं ताकि कल को उन्हें बड़ा किया जा सके, आपको आपका साइज जो है साइज कट हो सके।
ये चीज है। तो बीजेपी पूरी तरह से एक तीर से कई निशान करने की राजनीति कर रही है। वो उसमें कितना कामयाब होगी ये तो नहीं मालूम, क्योंकि कामयाबी के बारे में हम सब कई बार क्या होता है कि सारे समीकरण धारे रह जाते हैं और हारने वाले और जीतने वालों का खेल बदल जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी किसी भी सहयोगी दल को एक सीमा तक आगे बढ़ाएगी और वो हमेशा ये तय रखेगी कि वो पतंग कितना भी दूर जाए लेकिन उसकी डोर उसके हाथ से न छूटे। तो ये तो कांग्रेस भी करती है, हर बड़ी हाँ पार्टी बिल्कुल करती है। वही है। भाई देखिए ना, आप कर्नाटक और तेलंगाना जीत गए थे, कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल जीत गए, तो आपने मध्य प्रदेश राजस्थान में सपा को सीट नहीं दी और पूरा का पूरा चुनाव खराब कर लिया। तो कांग्रेस ने भी यही किया, बीजेपी भी वही कर रही है। नहीं, बीजेपी में एक चीज फर्क है कि बीजेपी इसके बावजूद इतना जानती है कम से कम कि हमें सहयोगियों को साथ लेकर के कैसे उसको जीत में बदल देना चाहिए। कांग्रेस अपने अहंकार में, बचकानेपन में, या फिर कहें कि पुरानी जो सत्ता की हनक है ना कि हम कभी थे, और गठबंधन के साथ जो नेहरू गांधी परिवार का जो पावर में, तो नेहरू गांधी परिवार जब भी रहा है वो गठबंधन के साथ नहीं रहा है, उसके कारण वो सहयोगियों के साथ उस तरह से तालमेल नहीं बिठा पाता है दिखाने के तौर पर ही। ऐसा थोड़े ना है कि बीजेपी सहयोगियों की बाहें नहीं मरोड़ती है, अच्छे से मरोड़ती है। सब कहीं भी किसी सहयोगी को महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो कहाँ दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो जोड़ लेती है। अगर कांग्रेस नहीं जोड़ पाती है तो कांग्रेस की अक्षमता है। कांग्रेस कहाँ से जोड़ पाएगी? कांग्रेस पास एजेंसी थोड़ी है, आप तो हाथ मरोड़ के अपने पास जोड़ लेते हो ना। आपने पार्टी तुड़वा लेते, एक मिनट, आप पार्टी तुड़वा लेते हो, आपने शिवसेना तुड़वा दी, आपने एनसीपी तुड़वा दी, समझ गए? आपने सीटिंग एमपी जो है वो छोड़ के रिजाइन करके जा रहा है। आपके साथ सहयोगी नहीं बनेगा तो फिर आप उसकी पार्टी मर्ज करा लोगे। बांसवाड़ा में, राजस्थान में आपके पास कैंडिडेट नहीं था तो 4 बार के विधायक सीडब्ल्यूसी मेंबर को लेके चले गए। तो ये तो चुनाव के लिए जो करना होता है वो ये बात करती आपकी है। सही है। ईडीसी जो सत्ता में है उसका प्रभाव है, ईडीसीबीआई का है। लेकिन ये भी देखिए कि एक दिन और भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आपके ही लोग क्यों टूटते हैं, दूसरे लोग उस तरह से नहीं टूटते हैं। दूसरे लोग का मतलब कि वही आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, उसके अलावा उस तेजी से दूसरी पार्टी राजद के भी तो लोग हैं। नहीं, राजद का सर सांसद नहीं है ना एक भी, राजद और आम आदमी पार्टी इतनी है नहीं। राजद के विधायक तो टूट गए, नहीं, जेएमएम के विधायक तो टूट गए। हाँ, अब किसका सपा का विधायक नहीं, सपा का विधायक भी तोड़ लिया। नहीं, अरे भाई, हर चीज के बावजूद वो पार्टी अपने नेताओं, ये राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ क्या है कि अभी जैसे कि परसों दिन राहुल गांधी ने एक भाषण, एक चीज का जोड़ दूं कि राहुल गांधी ने उस भाषण में क्या कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता मेरी माँ के पास गए और उन्होंने कहा कि क्या करें, ईडीसीबीआई का इतना दबाव है कि मैं मजबूरी है मेरी। अगले दिन अशोक चौहान ने बोल दिया, आप चोर की दाढ़ी में तिनका कहिए जो भी, कि मैं कभी उनकी माँ से जाकर के नहीं मिला। मेरे कहने का है कि लोग जो बताते हैं कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल होता है, जो लोग कांग्रेस के, मैं नहीं जानता कि कितना सही है कितना गलत है। तो अगर ये सही है तो फिर पार्टी कैसे आपके साथ जुड़ती है? जब नेता से आपका जुड़ना आसान हो। जब नेता से जुड़ना आसान नहीं होगा तो दिक्कत हो। तो एक खबर और इसमें आ रही है कि पंजाब में जो एसएडी के साथ बातचीत हो रही है, तो 22 मार्च को अकाली दल की एक कोर कमेटी की बैठक है, तो उसके बाद एक फैसला लिया जा सकता है। शायद ये अलायंस बीजेपी का कुनबा जो बढ़ने की बात है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपने मिशन 400 में, तो उसमें एक नाम और ऐड होने की उम्मीद है। 22 मार्च को फैसला होने की उम्मीद है। अब वो जयंत चौधरी के साथ वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई क्या? भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें भव्य अलायंस का वो उसकी बात होती हुई क्या? भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, लेकिन गठबंधन तो हो ही गया कम से कम। वो ये भी तो है ना बाबा, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बीच में बुरा नहीं मानेगा, सीनियर है मुझसे, लेकिन मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भव्य फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, वो तो होगी, और वो अभी नहीं होगी, 3-4 दिन के अंदर होगी, जिसमें एनडीए का पूरा कुनबा दिखाई देगा। उसमें राज ठाकरे भी होंगे,
उसमें ये जयंत चौधरी भी होंगे और जो पीएम के एम के अब जो आप जो नाम ले रहे हैं हाँ जी, ना, ये सब होंगे। और ये जवाब होगा गांधी मैदान की रैली, जो मुंबई में रैली हुई ना, उसका जवाब इंडिया का अलायंस का जवाब एनडीए की एक फोटो ऑप में होगा। एक तो ये, और दूसरे बात, अच्छा मैं भूल गया, मैं एक और बात कह रही थी, कोई बात याद आएगा तो फिर बोलिएगा। तो बात यह है कि दो मतलब आप लोग वैसे उसको चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें रिपीट करना भी जरूरी है। बात यह है कि आप ना एक चीज बता दीजिए, क्योंकि समय कम है, बस उसी में जोड़ दीजिएगा। बेसिकली हमने महाराष्ट्र की बात कर ली, बिहार कर लिया, झारखंड कर लिया, आप कर्नाटक जोड़ दीजिए, क्योंकि जो कर्नाटक में बड़े नेताओं की जो नाराजगी है, तमिलनाडु पीएम की जुड़ी है, लेकिन कर्नाटक में अगर मैं यही सवाल पूछना चाहता, क्योंकि विधानसभा में हमने देखा कि कर्नाटक में विधानसभा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता दूर हो रहे थे उनसे, और नतीजा ये निकला कि बीजेपी हार गई। उसी तरीके लोकसभा में आपके पूर्व मुख्यमंत्री या आपका सीनियर मंत्री बीजेपी पार्टी की छोड़ रहे हैं, क्या इसका इम्प्लीकेशन है कि बीजेपी कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है वहां पे? देखिए, इसमें जो दोनों नेता हैं, अगर हम उनकी बात करें, नाम लेकर के बात करें, ईश्वरप्पा साहब और सदानंद गौड़ा। ईश्वरप्पा साहब को पिछली बार ही उनका क्या हाल था आपको पता है। विधानसभा में उन्होंने टिकट नहीं मिलना था, पहले से ही बोल दिया कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। फिर वो लोकसभा में खुद के लिए अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर बनाया, ठीक है। वो डिप्टी सीएम रहे हैं ईश्वरप्पा, और दलित समाज से आते हैं, तो इस वजह से एक वोट बैंक का मामला रहा होगा, लेकिन वो उपेक्षित थे पार्टी में। सदानंद गौड़ा साहब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, और बाद में मोदी सरकार के मंत्री है, वो एक ऐसे, मैं उनकी कहानी भी बता देता हूँ आपको। उनकी कहानी ये है कि पहले वो रेल मंत्री बनाए गए मोदी सरकार में। रेल मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, ठीक है, एक चर्चित मतलब जो 4-5 मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों के आप नाम आप देखते हैं, जानते हैं, चर्चा में जो मीडिया में होती है, उनमें एक रेल मंत्री का भी नाम होता है। अब वो हुआ कि कुछ दिनों बाद उनको वहां से शिफ्ट करके कानून मंत्री बनाया गया, उनका डिमोशन हुआ। कोई भी नेता अगर है वो रेल मंत्री पहले बनना चाहेगा, बाद में कानून मंत्री का नंबर आता है। फिर भी कैबिनेट मंत्री रहे, फिर भी वो भी मामला उनसे बना नहीं। उसके बाद उनको जानते कहां भेजा गया? उनको सांख्यिकी मंत्रालय में भेजा गया। तो ये है, बाद में आप 19 के बाद तो मुझे जहां तक याद पड़ रहा है उनको मंत्री भी नहीं बना है। तो बहुत दिन से वो हाशिए पे चल रहे हैं, और अगर वो एक सीट के सांसद बन भी जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मोदी सरकार में उनको कोई खास जगह मिलने वाली है। सदानंद गौड़ा की बात हो रही है, नहीं बनेंगे। नहीं, मतलब 1200 किनारे कर दिया ना, ऐसे ईश्वरप्पा और सदानंद गौड़ा के बारे में पार्टी के पास जानकारी रही होगी, तभी हटाया। अगर वो जीत रहे होते तो नहीं हटाते। विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसमें ये भी जोड़ लीजिए कि जैसे सीता सोरेन के आने से माहौल बना रहे हैं, तो जाने से भी तो माहौल खराब होगा ना। फिर माहौल की तो बात है। सीता सोरेन जिस सीट से सांसद हैं, नहीं, सीता सोरेन जिस सीट से टिकट मांग रही है, उस सीट पर बीजेपी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। हाँ, झारखंड में तभी सीता सोरेन को लिया, सीता सोरेन को लड़ाएंगे। बात देखिए, परिवार भी हमारे साथ। बात यही है कि बीजेपी के पास लोगों को एकोमोडेट करने का कितने चाहिए। आपने देखिए, महाराष्ट्र में आपके खिलाफ रिपोर्ट्स थी, सर्वेस जो आ रहे थे, उसमें एनडीए और इंडिया में कांटे की लड़ाई थी। तो ओपिनियन पोल ऑफ 26-21 का कल ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें 26 और 21 का आंकड़ा आ रहा था। पोल 26 एनडीए और 21 इंडिया गठबंधन को। तो बीजेपी ये चीज, भाई वो अपने पर्सनल सर्वेस भी कराती, पॉलिटिकल पार्टी आजकल बड़े पैमाने पे सर्वे कराती, उनके पास भी रिपोर्ट्स थी। तो उन्होंने क्या किया भाई, शिवसेना को थोड़ा शिंदे गुट बना, एनसीपी को थोड़ा अजीत पवार गुट बना। अभी भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद सिंपैथी जो है वो उद्धव के साथ थी, तो वो राज ठाकरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब राज ठाकरे की भी कहानी बता देता हूँ। राज ठाकरे साहब जो है, मोदी जी के पुराने उनके संबंध हैं। बाबा, आपको याद होगा कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो राज ठाकरे को स्टेट विजिट पे बुलाया गया था गुजरात। ये कोई नई बात नहीं है, राज ठाकरे पुराने संबंध। लेकिन चूंकि जब अलायंस इनका शिवसेना के साथ था बीजेपी का, तो मनसे के लिए उसमें कहीं कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो साइडलाइन रहे। इवन बाद में वो बहुत नाराज भी हुए प्रधानमंत्री मोदी से, और वो तमाम तरह के जोक्स करते थे मोदी जी के बारे में। ठीक है, राजनीति है, बदलती है। आज वो मोदी के अगेंस्ट कितने भाषण। तो फिर माने कि बाला साहब को भी भारत रत्न, बाला साहब को भारत रत्न, अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मुझे नहीं लगता मोदी जी ऐसा करेंगे। अब उसकी शायद उनको अभी जरूरत नहीं है। मांग की भी है ना, राज ठाकरे ने मांग की है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। लेकिन देखिए, राज ठाकरे का अपना, राज ठाकरे का अपना कोई ऐसा, उनका जैसे सुमित सर ने आंकड़े गिनाए, अश्विन ने बताया वो, कि उनका वोट परसेंट कुछ है नहीं। लेकिन वो उनको बस एक फेस चाहिए ठाकरे का। ओरेटर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, उसमें वक्ता बहुत अच्छे हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। जो अपना मराठी वोट बैंक है उसको एड्रेस करते हैं, भले उनको वोट
ना मिले, लेकिन जब एक ऐसी पार्टी जिसके पास संसाधन है, तंत्र है, सब कुछ है, अगर एक उनको ऐसा फेस मिलता है, क्योंकि एक अच्छे लीडर हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, बाला साहब ठाकरे की जो स्पीकिंग पावर थी, अगर वो विरासत ठाकरे फैमिली में किसी के पास गई है तो वो निसंदेह वो इनके पास गई है, राज ठाकरे के पास। उनके अंदर वो अंदाज है। बाला साहब ठाकरे को एक तरह से आप देखेंगे तो वो कॉपी कहीं ना कहीं करते हैं, और वो उनके चलने बोलने और सबका ढंग जो है वो कहीं ना कहीं उनसे मैच करता है। तो वो अगर उनके साथ इतना बड़ा पार्टी का तंत्र और वो संगठन और सब कुछ अगर उस तरह से वो करेगा तो कुछ ना कुछ तो वो ऐड करेंगे बीजेपी को। और चूंकि अच्छे वक्ता हैं तो मुद्दों को तोड़ना मरोड़ना भी वो जानते हैं, तो ये सारी चीजें उनके साथ हैं। अब सवाल ये है कि बात यह है कि जो मूल मुद्दे पे आते हैं कि भाई मोदी जी के उस चेहरे पे भरोसा कि नहीं। पार्टी ये कहती थी इंडिया अलायंस को, जब उस समय इनके 25 गठबंधन, तो लोगों का एक अकेला शेयर सब पे भारी है और ये तो 25 दलों का है और वो, लेकिन आपने देखा कि इंडिया से ज्यादा एलाई इस समय इंडिया के पास है। रोज कोई ना कोई 2-3 नाम आपको ऐड हो रहा है। क्या मोदी जी के नाम पर उनको भरोसा नहीं है? मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। मोदी के नाम पे भरोसा है, पूरी पार्टी ने मोदी के नाम पे इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो परसेप्शन के तौर पर भी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरी पार्टी के बड़े नेता अगर हमारे साथ आ रहे हैं, दूसरे दल अगर हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन को वो रीड कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सरकार हमारी बनेगी, इसलिए हमारे साथ जा रहे हैं, ताकि परसेप्शन में अपोजिशन के लिए कहीं कोई जगह ना रहे, और जनता को भी ये बात का मैसेज जाए कि भैया यही आ रहे हैं जो फ्लोटिंग वोट जो सिर्फ उनको वोट। आप जानते हैं कई लोग ऐसे वोट करते हैं जो जीतने वाले को वोट करते हैं, 2-4% ऐसे वोटर होते हैं। तो बीजेपी वो 2-4% फ्लोटिंग वोट पे भी अपना हाथ साफ करना चाहती है। नहीं, पर ये भी तो देखो ना कि इस तरफ अगर बीजेपी का कुनबा बड़ा हो रहा है, भले छोटी छोटी पार्टियां हैं, एक एक आदमी की पार्टी, एक एक एमपीस की पार्टी हो रही है, उधर देखो जो 2 बड़ी पार्टियां थी इंडिया अलायंस की जून 2023 में, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कहाँ है? एक बीजेपी के साथ आ गए और एक कांग्रेस को हराने काम कर रही है। कांग्रेस आंशिक रूप से आपके साथ तो अलायंस है नहीं, उसमें पंजाब में कहाँ है? वो तो नहीं था। 6 बाकी 5 राज्यों में है। लेफ्ट के साथ भी नहीं। बाकी 5 राज्यों में है। नहीं बंगाल उसमें देखिए जेडीयू वाला तो एक जेडीयू वाला तो मान लिया कि वो चले गए, लेकिन ममता वाले मामले में ममता भी इंडिया अलायंस के साथ है। उन्होंने नहीं कहा हम इंडिया अलायंस से बाहर हैं। कैसे कह सकते हैं आप? 2 तरह के अलायंसेस होते हैं। एक होता है कि आप सीट ममता मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, वो भी नीतीश की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। थ्योरी है, उस पर एक अलग से चर्चा करेंगे। उस पर एक थ्योरी है कि किस तरह से लेफ्ट का वोट जो है वो उन्हीं को जाएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। एक माफीनामा चाहता हूं मैं, जो हमारे लिसनर्स ऑडियो में सुन रहे हैं, कई बार हो सकता है बीच में आपको आवाज ना आए, क्योंकि ये विचित सर बोल रहे हैं और बाबा बोल रहे हैं, तो उसमें से एक की आवाज आती है, क्योंकि माइक हम एक ही यूज करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि माइक एक के पास जाए और एक आदमी बोले। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।